पेज नंबर 26. This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution. But he had a different understanding of how inequalities could be removed. यानी एक स्वप्न था कि भारत से इनइक्वलिटी मीन्स असमानता को समाप्त किया जाए. वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर हु प्लेड अ की रोल. यानी गांधी जी ने उसे अम्बेडकर सर के साथ जो है वो शेयर किया था. लेकिन और क्योंकि अम्बेडकर जो थे वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे संविधान को बनाने में, तो हुआ क्या कि लेकिन गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की जो विचारधारा थी इस इनइक्वलिटी को लेकर, इसे एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पर मतभेद थे, यानी दोनों के मध्य डिस्प्यूट थे. ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन. और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी का जो विज़न था इस एलिमिनेशन के लिए, उसका बहुत ही कड़वी आलोचना की. इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एग्जीक्यूटिव वेरी क्लियरली. यानी कि उन्होंने महात्मा गांधी की जो आलोचना की थी उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसी महत्वपूर्ण भाषण के माध्यम से, जो कि वो संविधान सभा में दे रहे थे, उन्होंने असमानता जो उस समय के समाज में व्याप्त थी, जो अस्पृश्यता असमानता जो भी थी, उस सभी को लेकर अपनी चिंता को स्पष्ट किया था. फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फाइनली जो फेमस स्पीच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हुए, तो इस सभा में वे भी अपनी स्पीच दे रहे थे और जो स्पीच उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई. और ये स्पीच जो थी ये मिडनाइट ऑन द 15 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि का समय था जिस समय की ये स्पीच जो है वो दे रहे थे संविधान सभा में. उसके बाद हमारा पेज नंबर है 28, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि संविधान के पीछे क्या फिलॉसफी थी. वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट. यानी कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसी दौरान वैल्यूज जिनके माध्यम से फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ने में मदद मिली, जो इंस्पायर कर रहा था, जिन नेताओं के मार्गदर्शन से हम फ्रीडम स्ट्रगल को किया गया एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट, जिनकी देखरेख में ये सब कुछ किया गया, फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी. और उन्हीं सभी वैल्यूज़, इंस्पिरेशंस, गाइडिंग पॉइंट्स को लेकर भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी गई थी. दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इन्हीं वैल्यूज़ को भारतीय संविधान के प्रीम्बल मीन्स प्रस्तावना में, एम्बेडेड मीन्स जड़ा गया था. जिस प्रकार से आभूषण में मोती, हीरे मोती और जो कीमती पत्थर जड़े जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो वैल्यूज़ थे, जो गाइडिंग पॉइंट थे, इंस्पिरेशनल पॉइंट्स थे, उनको इसमें जड़ा गया था. दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि ये सभी जो आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए थे, ये सभी उनका मार्गदर्शन कर रहे थे. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़. यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें शॉर्ट में जानना है तो इन्हीं बेसिक वैल्यूज़ के माध्यम से जो स्टेटमेंट्स इनसे रिलेटेड है उनसे उसके बारे में जाना जा सकता है. दिस इज कॉल्ड द प्रीम्बल. इसे प्रीम्बल या प्रस्तावना कहा जाता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल. यानी इस संविधान को बनाने का जो मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा वो था अमेरिकन मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी अमेरिका में जिस संविधान को लागू किया गया था उसके जो अच्छे अंश थे उन सभी को, जो सिलेक्टेड अंश थे, उनको क्या किया गया था कि भारतीय संविधान में रखा गया था. मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रीम्बल. यानी कि
भारत और उसके सभी समकालीन जो देश थे जिन्होंने अपने अपने संविधान लिखे, उन सभी ने अपनी प्रस्तावना में इस अमेरिकन मॉडल को किसी न किसी रूप में जगह दी थी। उसके बाद है, अब हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल के बारे में। पेज नंबर है 29। लेट अस रीड द प्रीम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली। कि आइए अब हम अपने संविधान में निहित प्रीम्बल जो प्रस्तावना है या जो परिचय का दृष्टिकोण है संविधान को लेकर, वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड्स। की उसमें अब हम क्या करेंगे कि बहुत ही सावधानी पूर्वक उन सभी शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे जो इसमें शामिल किए गए हैं, जो इसमें निहित हैं। द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। यानी कि एक लोकतंत्र पर संविधान में लिखा गया जो प्रस्तावना था वो एक पोएम की तरह पढ़ा जाता है। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। यानी संपूर्ण संविधान जब रचा गया तो उसमें जो भी फिलॉसफी का कंटेंट शामिल किया गया, इसे पढ़कर उसका पता लगाया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेल्युएट। यानी कि इसमें प्रोवाइड किया गया, इस प्रीम्बल में प्रोवाइड किया गया ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेल्युएट। यानी कि जिससे कि हम अपने संविधान का परीक्षण कर सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। एनी लॉ यानी किसी भी कानून का जो उसमें शामिल है। एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट की सरकार उस पर क्या एक्शन देगी। टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, कि क्या वो हमारे लिए अच्छे होंगे या खराब। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे पढ़ के बता दूं कि भारतीय संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या, वो क्या कह रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पर ये है जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी जस्टिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी मैं इसके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly। यानी हमारी जो संविधान सभा थी, दिस 26th day of November 1949। यानी किस दिन ये उसमें शामिल हुआ, 1949 को 26 दिसंबर को। टू हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 नवंबर 1949 को ये सभी जो की पॉइंट्स थे ये प्रोवाइड कराए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अब हम एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान में कहा गया कि हम भारतवासी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स and not handed down to them by a king or any outside powers। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सरकार बनाने के लिए जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनको किसके द्वारा चुना जाएगा, पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि वे सभी लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा। कौन, जो कि भारत के नागरिक होंगे, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी, एडल्ट होंगे, वोटर्स कहे जाएंगे, वे सभी इनको चुनकर भेजेंगे। एंड हैंडेड डाउन टू, और क्या करेंगे कि जो कमान है वो इन्हें सौंप देंगे, डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। यानी कि यहाँ पर कोई भी राजा जो है उसकी कोई हुकूमत नहीं होगी, एंड आउटसाइड पावर, कोई बाहरी ताकत जो है वो इस देश को नहीं चला सकती। कौन चलाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम सभी भारतवासी। नेक्स्ट वर्ड है सोवरन। सोवरन मीन्स होता है संप्रभु। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। यानी कि हम सभी भारतवासी जो हैं उनका ये सुप्रीम राइट है कि टू मेक डिसीजंस, कि हम निर्णय ले सकते हैं किस पर, ऑन इंटरनल यानी अपने देश के आंतरिक, एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, बाह्य मुद्दों पर। नो एक्सटर्नल पावर कैन
डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी बाहरी ताकत भारत सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकती। केवल कौन करेंगे? वी पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स होता है समाजवाद। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, यानी जो भी धन हम अर्जित करते हैं कहाँ से मिलता है? हमें समाज में रहते हुए, समाज के लिए काम करते हुए, एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। तो जब हम समाज से ही अर्न करते हैं तो उसका जो बंटवारा होना चाहिए वो भी समाज के मध्य ही समान रूप से होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। सरकार को करना चाहिए कि वे भूमि पर स्वामित्व, यानी जो हमारा राष्ट्रीय संसाधन है भूमि, लैंड जो है, उसकी ओनरशिप तय करें, एंड इंडस्ट्री, उद्योगों की, टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, और इस तरह से सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसे रिड्यूस करने के फील्ड में काम करें। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स होता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, हिंदी में कहते हैं सर्वधर्म समभाव। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी भारतीय नागरिकों को पूर्ण आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, लेकिन हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, यानी कि जो सरकार है वो सभी को इक्वली ट्रीट करेगी, सभी धर्मों को, और उन सभी को समान रूप से आदर देगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक, यानी कि प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो होती है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो समान रूप से पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। इलेक्ट देयर रूलर्स, अपने जो रूलर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, एंड होल्ड दैम अकाउंटेबल, और फिर क्या करते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और जो सरकार होती है वे सम बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही देश के शासन को चलाती है। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, यानी हमारे देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन, कि वो किसी भी यानी वंशवादी व्यक्ति नहीं होगा, वो किसी वंश विशेष का नहीं होगा, उसकी कोई विशेष ऐसी पोजीशन नहीं होगी कि जिसके कारण उसे ही इलेक्ट किया जाए, वो हम सभी आम लोगों में से ही होगा। जस्टिस यानी न्याय की बात की गई है हमारे प्रीम्बल में। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी किसी भी नागरिक को डिस्क्रिमिनेट मीन्स उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, यानी जातीय आधार पर, रिलीजन यानी धार्मिक आधार पर, एंड जेंडर लैंगिक आधार पर। सोशल इनइक्वलिटीज, सामाजिक असमानता के आधार पर। हैव टू बी रिड्यूस्ड, यानी अगर है तो इसे ख़त्म करना है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, सरकार को केवल लोक कल्याण के लिए, लोगों के फायदे के लिए काम करना है। स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, और विशेषकर उन वंचित समूहों के लिए भी विशेष रूप से कल्याण का काम करना है जो कि पहले से वंचित समूहों में से थे। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, स्वतंत्रता। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स, यानी हमारे देश में कोई भी प्रतिबंध जो हैं वे देश में किन्हीं भी नागरिकों पर प्रतिबंधित है, यानी अनरीजनेबल उनको नहीं रखा जा सकता। इन वॉट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थाट्स, एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थाट्स इन एक्शन, यानी कि सभी जो नागरिक हैं वे उन्हें एक्सप्रेशन यानी विश टू एक्सप्रेशन, उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी, उन्हें बोलने की आज़ादी, उनके विचार और चिंतन की आज़ादी, यानी उनको हर प्रकार की जो एक्शंस हैं उन्हें करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। नेक्स्ट वर्ड है इक्वलिटी मीन्स समानता। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि सभी जो हैं वो कानून की निगाह में समान है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज़ हैव टू बी एंडेड, यानी पारंपरिक रूप से जो सामाजिक असमानताएं थी उन्हें समाप्त कर दिया गया है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल, सरकार को इन सभी को समानताओं को सुनिश्चित करना है, सभी की समानताओं को सुनिश्चित